राजस्थान में बात करेंगे बीकानेर की, जहां नगर निगम में पार्षदों ने जमकर बवाल मचाया। फिर बात होगी हिजाब पर हंगामे की, जहां मरुधरा में भी हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया। साथ ही बात होगी किरोड़ी लाल मीणा की, जिनका धरना जारी है। हिजाब मामले पर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। जमाते इस्लामी हिंद जीआईओ ऑफ राजस्थान का प्रदर्शन। हिजाब विवाद को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। हिजाब को लेकर भ्रांतियां दूर करने का संदेश दिया जा रहा है। वैलेंटाइन डे का भी विरोध। शाम 5 बजे तक अल्बर्ट हॉल पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो केरल के कर्नाटका के उडुपी शहर से निकला यह विवाद अब पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और राजस्थान में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी में अल्बर्ट हॉल पर यह मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और हिजाब को लेकर भ्रांतियां दूर करने की कोशिश है। साथ ही साथ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस प्रदर्शन में ये हिजाब की पैरवी के साथ साथ वैलेंटाइन डे का विरोध भी कर रहे हैं। और ये हमारा नहीं, ये इंडियन ट्रेडिशन है अपने आप को ढाक के रखना। ये हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें हमारी काबिलियत देखनी चाहिए, उन्हें हमारा ड्रेसिंग सेंस नहीं देखना चाहिए। हिमायत में हम यही कहना चाहेंगे कि इट डजंट मैटर व्हाट वी वियर एंड इट इज अ पॉलिटिकल राइट। ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कोई भी चीज वियर कर सकते हैं। हिजाब इज आवर राइट सर एंड वी कांट, मतलब हम इसे उतार नहीं सकते। दिस इज आवर राइट। ये इनका राइट है ना, ये कितना चेहरा दिखाएंगे कितना नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद जो इनके मुखालिफत में है वो भगवा गमछे डाले हुए लड़के हैं, लड़कियां कहीं विरोध नहीं कर रही हैं। हिजाब हमें नहीं रोकता कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स रोके जाएं। हिजाब इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये सभी जो हिजाब है ये सिर्फ ओनली ये नहीं कि किसी रिलीजन का है, ये फितरत की पुकार है। हमारे कपड़े हमारी फितरत की पुकार है। जैसे एक चीज को चुनने के लिए कहा जा रहा है हमसे, या तो एजुकेशन या फिर हिजाब, तो हम एक बार एजुकेशन तो छोड़ देंगे लेकिन एक बार हिजाब नहीं छोड़ेंगे। कि एक सरदार से कहा जाए कि वो अपनी पगड़ी हटाएं और बाल कटवाएं, तो वो ऐसा करेंगे कि नहीं? हम उनसे ऐसा करने को कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के साथ, जो इस समय अल्बर्ट हॉल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं ये मुस्लिम संगठन, और इसके साथ ही साथ हिजाब की पैरवी को लेकर तो प्रदर्शन चल ही रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया जा रहा है। दो अलग अलग बातें हैं अरबाज। जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताना चाहूंगा आपको, दो बुनियादी बातें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और यहाँ पर फिलहाल मैं राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हूँ। नज़ारा मेरे कैमरामैन दिलीप चिची से कहकर के दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कितना हुजूम है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मामला राजस्थान के जयपुर में इतना तूल पकड़ जाएगा। इतने लोग विरोध के लिए इकट्ठा होंगे, महिलाएं बुरकों के अंदर दूर दूर तक आप देखिए कितनी तादाद में आई हुई हैं। चारों तरफ पूरा जो कैंपस है ये एक तरह से भरा हुआ है और यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, औरतें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तमाम लोग हैं। अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। एक तरफ विरोध का तरीका नारेबाजी का है, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन का है, संवाद का है, महिलाओं के अधिकार को बताकर के यहाँ पर वैलेंटाइन डे को लेकर के भी जो है बात रखी गई है, उसका विरोध किया गया है। जो टीम है यहाँ पर मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। आप किस तरह से इस पूरे मामले में अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं? एक तरफ विरोध का तरीका, आपने कहा कि हम नारेबाजी नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, संवाद करेंगे और लिटरेचर के जरिए लोगों को जो उनकी भ्रांतियां हैं, उनकी गलतफहमियां वो दूर करेंगे। जी, मैं लिटरेचर के जरिए ही अपनी उनकी भ्रांति दूर करेंगे। और नॉन मुस्लिम को हमने बुक्स बहुत सारे दिए हैं, 25-30 ख्वातीन भी आई हैं और मर्द हजरात भी हमारे बुक्स लेके गए। मैं इसके जरिए उनकी भ्रांति दूर करूंगी और हमारा और तरीका नहीं होगा कि हम नारेबाजी करेंगे, ये हमारा तरीका नहीं रहेगा।
हर साल ऐसा स्टॉल लगाते हैं, इस साल भी हमने लगाया। क्या क्या बातें आपने रखी हैं इस्लाम के अंदर जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको भी किए, उसमें हिजाब को लेकर के विरोध हो रहा है उसकी क्या स्टेटस है और क्या आप लोग अपना स्टैंड रख रहे हैं इसमें? असल बात हिजाब के लिए हम यहाँ पे आज नहीं खड़े हुए कि मेन हिजाब के लिए हम बोलने नहीं खड़े हुए, हम वो जितनी गलत फहमियाँ हैं वो हम दूर करने के लिए यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। जो भी इस्लाम के अंदर जो भी राइट्स हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, सभी चीजों को लेकर सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। आपने जो और बातें की हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि भाई जो शैक्षणिक स्थिति है महिलाओं की उसको लेकर के भी कुछ गौर व फिक्र किया जाए। जी, ये जो असल मुद्दा है कि इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको हमको मुस्लिम्स में भी शेयर करना और नॉन मुस्लिम्स में भी, तो उसमें हम सारी बात रख रहे हैं। किस तरह से रख रहे हैं, क्या क्या तरीका अपनाया, कितना लोगों को अवेयर किया? हमने अपनी टीम्स बनाए हुए थे, वो टीम इस चौराहे के चारों तरफ है और वो लोग के पास कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ ऐसे बैनर्स है, कुछ ऐसे पैम्पलेट्स है जिनको लेके मतलब लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कुछ एक तरह का ड्रेस पहने हुए तो शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो लोग आके उनसे बात कर रहे हैं, वो पैम्पलेट्स देख के भी उनसे आके खुद से आके सवाल पूछ रहे हैं और फिर वो उनको डील कर रहे हैं उस तरह से। आप लोग आगे क्या तरीका अपनाएंगे? ये हर साल करते हैं आप प्रोग्राम या अभी हालात के मद्देनजर आपने किया? नहीं सर, ये प्रोग्राम हर साल होता है फेब के सेकंड वीक में, एवरी ईयर ये प्रोग्राम रहता है इस्लाम के बारे में कि लोग आए, समझे, जाने और जितनी भी उनकी क्वेरीज हों हमारे रिलेटेड, इस्लाम के रिलेटेड, वो हम क्लियर कर सकें। जो हिजाब को लेकर के एक जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, एक हालात जो बने, उससे आप लोगों ने खुद को अलग किया कि इस पे ये सियासत और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, इस पे हिजाब पे, इन सब मुद्दों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या स्टैंड है? ये स्टैंड है हमारा कि इन चीज़ों पे हमारी नहीं होनी चाहिए, अधिकार है हमारा, बिल्कुल हम इसके लिए क्लियर करेंगे सारी बातों को कि देखिए हिजाब जो है किसी के लिए कोई रुकावट भी नहीं है, किसी भी तरह की एजुकेशन में नहीं है, किसी भी आप फील्ड में जाएं कहीं से कहीं तक जो है रुकावट नहीं है, हमारा अधिकार है और हम उसको क्लियर करेंगे। आप हमसे बात करें, इस मुद्दे पर आएँ और हम इस पर बात करेंगे बिल्कुल दलीलों के साथ। तो दलीलों के साथ संवाद किया जाए, बातचीत किया जाए, गलतफहमी दूर की जाए, ये बात आपने कही है। जी हाँ जी, बिल्कुल हम हिजाब का प्रोडक्ट करते हैं, हमें ड्रेस कोड से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना फेस और एयर कवर करने होते हैं, तो ये हमारा अधिकार है और ये हमसे छीना नहीं जाना चाहिए। ठीक है अरबाज, ये तमाम संगठन दलीलों के जरिए, तर्कों के जरिए, लिटरेचर के जरिए लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है धर्म में हिजाब के क्या मायने हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो जानकारी मिल रही है उसमें वैलेंटाइन डे का भी विरोध किया जा रहा है। तो ये दो बातें एक साथ है, चूंकि हिजाब को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा है, साथ ही साथ हिजाब की पैरवी के साथ साथ वैलेंटाइन का विरोध क्यों? देखिए, वैलेंटाइन डे को इसमें शामिल करना एक अलग चीज इसलिए हो गई है क्योंकि अभी जो मौका है, आज 13 फरवरी, कल 14 फरवरी, तो वैलेंटाइन डे है, तो इसको लेकर बातचीत की जा रही है। वैलेंटाइन डे को लेकर के एक तरह से जो विरोध वाली बात क्यों, उसके खिलाफ जो है अपना मिजाज क्यों? ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं सब कि वैलेंटाइन डे का क्या कोई ऐसा कोई मकसद तो है नहीं कि कोई एक ऐसे इम्पोर्टेंट डे हो जिसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी हो। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर फिजूल खर्ची, बेहयाई और बेशर्मी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक आजकल जो सेलिब्रेशन के नाम पर बहुत सारी वाहियात चीजें हमारी जनरेशन को परोस। बिल्कुल अरबाज, इनसे ये भी पूछने की कोशिश करिएगा कि फिर जो है वो आप अपने कल्चर की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि हिजाब आपके कल्चर का हिस्सा है, तो वो भी किसी के कल्चर का हिस्सा है, वो भी फेस्टिवल है किसी दूसरे रिलीजन का। जैसे आप अगर अपने हिजाब की जो है वो पैरवी कर रहे हैं, वो भी उनकी नजर में भी उनका फेस्टिवल या उनका ओकेजन जो है वो मायने रखता है। ये बात भी सही है कि आप जब अपने बिलीव्स को, अपने जो भी धार्मिक आपके मान्यता है उनको परफॉर्म करने के लिए जब हिजाब के जरिए इजाजत मांगते हैं कि वो होना चाहिए, तो वैलेंटाइन डे भी किसी के धार्मिक जो है क्रियाकलाप का हिस्सा है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। या आप ये कहते हैं कि विरोध हमारा जो है सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां इससे दूर रहें? नहीं, हमारा ये मतलब हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां। हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो पूरी इंसानों के लिए, और उसमें जो भी इसकी जो वैल्यूज़ है ना, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, वो हम बताना चाह रहे हैं। हम पर्टिकुलर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि ये मुस्लिम्स के लिए गलत है और मुस्लिम लड़कियां और औरतें इससे दूर रहें। हम तो वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि सभी पूरे जितनी भी हमारे हिंदुस्तान की जनरेशन है, लड़कियां, वो कोई भी मजहब से बिलोंग करते हो, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि आप जिस वे में जा रहे हैं वो गलत है। अल्बर्ट हॉल की हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अरबाज बात कर रहे हैं उन मुस्लिम संगठनों से जिनका ये कहना है कि वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं,
और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब के क्या मायने हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अरबाज आपका धन्यवाद। चाकसू के निजी कॉलेज में बुरखे वाला विवाद अब खत्म हो गया है। विवाद को लेकर देर रात प्रशासन की मध्यस्थता में कॉलेज प्रबंधन और समुदाय विशेष के प्रबुद्ध जनों के बीच समझौता हुआ। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई विवाद और मनमुटाव नहीं होने की बात कही गई। साथ ही छात्राओं को कॉलेज में गाइडलाइन के मुताबिक यूनिफॉर्म पहनकर आने की बात पर भी सहमति बनी और गंगा जमुनी तहजीब की बात कही गई। इस वार्ता में प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। नागरिक महोत्सव को लेकर के शाम को ही एसडीएम साहब चाकसू, एसीपी साहब चाकसू, तहसीलदार साहब, सीबीओ, कॉलेज के प्रतिनिधि व मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध जन है, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको बुला करके आपसी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी भी तरह से आगे भविष्य में इस मामले को तूल नहीं देने पर आम सहमति हुई। और जो चाकसू का आपसी सौहार्द है वो उसकी मिसाल है, उसी मिसाल को कायम रखने पर आपसी चर्चा के बाद में सहमति हुई। कोई भी पक्ष इसमें आगे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करेगा। बीकानेर नगर निगम बजट भाषण के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेसी पार्षद मंच के पास पहुंचे, महापौर के खिलाफ नारेबाजी की, बैरिकेडिंग से आगे आए कांग्रेसी पार्षद और माइक भी तोड़ डाला। तो ये बीकानेर नगर निगम की तस्वीरें हैं, जहां पर आज कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है हंगामे की तस्वीरें और माइक भी तोड़ा गया। मंच के पास पहुंच गए, मेयर की कुर्सी के पास पहुंच गए पार्षद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दूसरे दिन भी मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बंगले पर धरना दे रहे हैं। रीच पेपर का कोलकाता से कंटेनर लेकर आ रहे चालक की मौत के बाद उसकी पत्नी मनीष चौधरी को आर्थिक पैकेज और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कल किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से भी मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद वो कल मंत्री गुड़ा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि मामले में मंत्री गुड़ा भी पीड़ित महिला के समर्थन की बात कह चुके हैं और साथ ही किरोड़ी मीणा और पीड़िता को आश्वासन दिया कि वो इस मामले को लेकर सीएम गहलोत से भी बात करेंगे। इस मामले में राजेंद्र गुड़ा का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिस पर उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पर लगातार कई घंटों से धरने पर बैठे हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मंत्री राजेंद्र गुड़ा का भी कहना है कि जो पीड़िता है, जिसके न्याय के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये न्याय मिलने में क्यों देरी हो रही है? न्याय तो मिल जाना चाहिए था अब तक। नहीं, बहुत देरी हो रही है। ये सरपंच साहब हैं उन ग्राम पंचायत के, जहाँ की ये विधवा आई है, इन्होंने उदयपुर वाटी में ज्ञापन दिया, इन्होंने सीकर में ज्ञापन दिया, थाने में मुकदमा लेके गए। इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई कि इसकी जो मजदूरी बनती थी 1,85,000 जिस ठेकेदार पर, उसने वो भी इस बेचारी को नहीं लौटाया। तो ये इन महिला को लेकर सरपंच साहब वहाँ थाने पे पहुंचे थे, वो मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो ये लड़ाई कोई परसों से मैंने नहीं लड़ी है। ये सरपंच साहब और गाँव के लोग, इनके देवर जेठ भाई, सब ये भाई भी बैठे हुए हैं। ये बेचारी 4.5 महीने से लड़ाई लड़ रही है। जो मांग मैंने रखी है वो पहले रख चुके हैं, पर कितनी गूंगी बहरी हो गई सरकार कि जब वहां नहीं सुनी तो हम यहाँ आ गए राजधानी में। जब राजधानी में वहां नहीं सुनी तो मंत्री जी के दरवाजे पे बैठे हैं और मंत्री जी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको मिलना चाहिए। उसके बाद भी मेरे को तो इसमें कुछ राजनीति लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से और तमाम लोगों से? एकदम मेरे को सच्चाई बताई जाए कि ये हादसा है या फिर साजिश है। मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मेरे को, मेरा जीवन में सब कुछ खो दिया मैंने, तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं सरकार से न्याय की मांग कर रही हूँ। और मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के मजबूती से कहा है कि इस मामले में पीड़िता को शीघ्र से शीघ्र सरकार को, अफसरों को, सरकार को न्याय देना चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
कोटा में किसानों के धरने में अब महिलाओं की भी एंट्री हो गई। धरना स्थल पर कई महिलाएं पहुंची और किसान के आंदोलन को समर्थन दिया। भारतीय किसान संघ जिला कोटा की ओर से भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को तहस नहस करने के विरोध में जालिमपुरा सुल्तानपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और अब इस धरने को महिलाएं भी समर्थन दे रही है। महिला एसडीएम के समझाने के बाद भी ये महिलाएं नहीं मानी। आपको बता दें कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर 5वें दिन भी सरदरात में डटे रहे। किसानों से मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण 5वें दिन भी हाईवे निर्माण का काम चालू नहीं हो सका। किसान पूरा मुआवजा 2 वर्ष की दर पर देने की बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक मांगों का लिखित में आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। के बैनर तले हम आज यहाँ 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी इन मांगों को, जो भारतीय किसान संघ की जो मांगे हैं दिल्ली बॉम्बे हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर, अगर वो नहीं मानी गई तो मातृशक्ति भी यहाँ पर अपने भारतीय किसान संघ बंधुओं के साथ धरना प्रदर्शन में भाग लेगी। राजधानी को और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहर के सफाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मशीन ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रदेश की पहली पूरी तरह से स्वचालित आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीन है। 2 करोड़ 10 लाख रुपए में इस मशीन को इटली से खरीदा गया है। इस मशीन की मदद से परकोटे इलाके की मुख्य सड़कों की सफाई वैक्यूम क्लीनर आधारित तकनीक से होगी। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य शहरों के लिए भी इस तरह की मशीनें खरीदने का सरकार मन बना सकती है। तो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलेगी। सड़कें साफ करिए कि जिस प्रकार से मुझे बताया गया है कि ये 70 किलोमीटर एक रात में जो है 70 किलोमीटर का कवरेज करेगी। तो किस प्रकार से सफाई करती है इसको देखना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो निश्चित तौर पर हम बड़े नगर निगमों में और नगर परिषदों में भी इस प्रकार की जो है मशीनें दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे मान के चलिए हेरिटेज में काम आएगी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और हमारा काम भी है। और ये हमने इसीलिए लिया है क्योंकि मेन रोड्स होते हैं उस पे सफाई कर्मचारियों को, आपने पहले सुना होगा कि एक लेडी की डेथ हो गई थी जिसके कारण पहले ये ठेके पे चल रहे थे, लेकिन अभी हमने उसे परचेज किया है और निश्चित तौर पे ये अच्छा काम करेगी। तो जयपुर शहर में नाइट क्लीनिंग के हिसाब से हमने 2 मशीन्स परचेज की है, जिसमें से एक मशीन ये बड़ी मशीन है, एक छोटी मशीन है। हमारा टारगेट ये है कि जयपुर शहर में जब पब्लिक सुबह घूमने जाए तो उनको जयपुर शहर क्लीन मिलना चाहिए। हमारा इसमें ऑपरेशन प्लान होगा रात 10 से सुबह 6 बजे तक। पूरा रात में ये मशीन चलेगी, 8 घंटे ये मशीन चलेगी, जिसमें हर रोड को, मेजर रोड्स को क्लीन करेगी। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ब्रजकिशोर शर्मा अपने परिवार के साथ खादी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी और परिवार के सभी सदस्य पदभार ग्रहण समारोह में शरीक रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद ब्रजकिशोर शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पूरा मामला पॉलिटिकल है। नजर आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है और ये इनका एक पूरा टूल किट है, किस तरह से अलग अलग लेवल बढ़ाया जाए, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, कब विदेश से आर्टिकल्स लिखने लोग, विदेशी लोग अब हमारे ऊपर कमेंट करने लग जाएंगे और भड़काने वाले ये सारे लोग हैं। मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को इन चक्रों में मत पड़िए, अपना भविष्य का ध्यान रखिए। हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें हर धर्म है हमारे देश के अंदर। तो इस तरह की बातें, इस तरह की ये पूरा पॉलिटिकल है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल से अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 13 फरवरी से शुरू हो रहे इस दौरे के दौरान बिरला कोटा रेल मंडल को कई सौगातें देंगे। इसके साथ ही दिव्यांगों को सहायता उपकरण बांटेंगे। रविवार सुबह कोटा पहुंचने के बाद लोकसभा स्पीकर ट्रेन की लोकल सवारी करेंगे और दयोदय एक्सप्रेस से बूंदी के लाखेरी पहुंचेंगे, जहां पर कोच गाइडेंस सिस्टम और दयोदय एक्सप्रेस ठहराव का शुभारंभ करने के साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सोमवार को बिरला सोगरिया स्टेशन से सोगरिया नई दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि दौरे के आखिरी दिन दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करने समेत दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। चित्तौड़गढ़ के बेंगू जिले में डकैतों ने एक विधवा को फांसी पर लटकाने की धमकी और उसके घर में डाका डाला। रात के वक्त खिड़की तोड़कर डकैत महिला के घर में घुस गए। घर में सो रही अकेली महिला को बंधक बनाया, पंखे पर पर्दे से फांसी का फंदा तैयार किया। इसके बाद डकैतों ने महिला को धमकाया कि अगर वो कैश और ज्वेलरी के बारे में उन्हें नहीं बताएगी तो उसके फंदे से लटका देंगे। डर के मारे महिला ने डकैतों को सब बता दिया और डकैत घर में रखा 10 लाख कैश, 25 तोला सोना, 4 किलो चांदी ले गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर जिला चंबल बीहड़ के साथ बॉलिंग मशीन के लिए भी मशहूर है। राजस्थान के तेज गेंदबाज तनवीर उल हक राजस्थान की रणजी टीम का मेन बॉलर रहा है। वर्ष 2015 में रणजी के एक सीजन में 51 विकेट लेकर अपनी धाक जमाने वाले तनवीर को आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने की पूरी संभावना है। तनवीर के पिता की माने तो तनवीर ने क्रिकेट जगत में पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अब तक के करियर में प्रथम श्रेणी के 38, ए श्रेणी के 15, T20 के 18 मैच खेले हैं। ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम घर सब लोगों के लिए इतनी मेहनत की है कि हम बता नहीं सकते। समूह भाई साहब ने उनका जितना भी साथ दिया, हम किसी तरह से उनका फ़र्ज अदा नहीं कर सकते। और बच्चे ने दिन रात मेहनत की है बहुत ज़्यादा। घर के वजह से कमज़ोरी, घर की कमज़ोरी से उसने इतनी मेहनत की है कि हम बता नहीं सकते। तनवीर की हालत बहुत ही संघर्षपूर्ण ज़िंदगी गुजरी है उसकी। बचपन में स्कूल जाता था तो छोड़ के स्कूल के मतलब फील्ड में चला जाता खेलने के लिए। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी हमारी कि बच्चों को हम सपोर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन तनवीर उल हक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। तनवीर एक बहुत ही छोटे परिवार से, एक दर्जी के बेटे, उनके पास ना कपड़े थे, ना जूते थे, ना सुविधाएं थी, ना उनको ज्ञान था, लेकिन टैलेंट था। तो उस टैलेंट के बलबूते पर उनको तराशा गया और अपने मेहनत के बलबूते पर वो यहाँ तक। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर बार बार लीक होने की घटनाओं से युवाओं पर काफी असर पड़ता है। इसलिए सरकार विधानसभा सत्र में नकल विरोधी विधेयक लाने वाली है। क्या इस कानून से सरकार बेरोजगार युवाओं का भरोसा जीत पाएगी? इस बात को जानने के लिए डूंगरपुर में हमारे संवाददाता जयेश पवार ने आम लोगों की राय जानी। राजस्थान अपने श्रेष्ठ परीक्षा प्रबंध के लिए जाना जाता था और यहाँ की पारदर्शिता के लिए, पर राजस्थान में पिछले कुछ समय से तमाम परीक्षाओं के अंदर बार बार पेपर लीक के प्रकरण हो रहे हैं। ये सरकार की नाकामी के या भ्रष्टाचारी अफसरों का पर इसका दंश कहीं न कहीं बेरोजगारों को झेलना पड़ रहा है और इसके लिए सरकार को कड़े कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही ग्राउंड लेवल पर लोगों की आशा जगानी चाहिए कि जो राजस्थान की पूर्व में छवि थी यहाँ के RPSC की या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको पुनः वापस सही ढंग से करे। रीट परीक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने इस रीट परीक्षा को जलेबी बना दिया है। करवाई भी उन्होंने, उनके नेताओं ने ही पेपर आउट किया, बेच दिया। बेरोजगार के साथ जो छल हुआ, आज वो ठगा के ठगा महसूस कर रहा है। मेरा ये कहने का है कि आप रीट मुआवजा सुना होगा आपने, हम इस रीट मुआवजा चाहते हैं। अब तक ये लोकतंत्र में सुनने में आया और देखने में भी आया कि दायित्व जवाबदेही जो भी होता है वो सरकार की होती है, पर ये पहली बार ये नज़र आ रहा है कि जवाबदेही पूरी तरह से अभ्यर्थियों के ऊपर डाल दी गई है। बार बार पेपर लीक हो रहा है। कानून लाने की बात में है, जब सरकार के नुमाइंदे ही जब नकल करवा रहे और उनके प्रशासनिक अधिकारी नकल करवा रहे, तो ऐसे कानूनों से सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा। आइए एक नजर डालते हैं वीर कश्यप और तनिष्का सृजित पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे।
In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना का नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। This game actually promotes social distancing and yoga and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजित है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके सम्स, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।